Welcome to P. Agarwal Editorials. Today we are going to discuss recasting insolvency resolution. तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो IBC कोड है वो आया था 2016 में। तो इंसॉल्वेंसी का बेसिकली मतलब ये है कि जो कंपनी या फिर जो जिन्होंने लोन ले रखे हैं, जिन भी लोगों ने, अगर वो लोग अपने ड्यूज़ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो वो चीज़ हो जाती है इंसॉल्वेंसी, और इस चीज़ को फॉलो करती है बैंक्रप्सी। तो इनमें क्या चीज़ें देखी जाती है कि या तो इनको और भी जो इनकी जो अमाउंट इनको जो पे बैक करना है ड्यूज, उसकी जो फिक्स्ड अमाउंट मतलब है उसको कम कर देते हैं, और भी या फिर ये किया जाता है कि एसेट्स बेच के जो मनी है वो बैंक रिकवर करता है। तो रिसेंटली जो अभी जेट एयरवेज का केस हुआ उससे आईबीसी के कुछ एक सिग्निफिकेंट फ्लॉज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने दर्शाए हैं। तो चैलेंजेस इज इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। तो क्या है, इस पे ड्यूअल बर्डन आ जाता है एनसीएलटी पे और एनसीएलएटी पे, जो कि है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल। तो इनसे क्या होता है कि इनको अब दोनों केसेस हैंडल करने पड़ते हैं, आईबीसी के भी और कंपनीज एक्ट के भी। तो क्रिएटेड इन 1999 बट operational since 2016, the structure reflects outdated economic realities। तो इन्हें जब ड्यूअल बर्डन आएगा तो काम भी उस हिसाब से जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस क्या है कि इनकी जो स्ट्रेंथ जितनी सैंक्शनड है वो बहुत ज़्यादा कम है, और मेंबर्स फिर अलग अलग टाइम पे इन्हें स्प्लिट होके मल्टीपल बेंचेस में काम करना पड़ता है, जिससे कि डिलेज होते हैं। और काफ़ी बेंचेस तो हमेशा वर्किंग फुल पूरे वर्किंग डेज में काम भी नहीं करते, जिस कारण काफ़ी जो केसेस हैं वो पेंडिंग चलते आ रहे हैं। इंक्रीजिंग डिलेज इन रेजोल्यूशंस। तो पहले के टाइम पे जो डिलेज थे वो 654 डेज लिया करते थे इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23, और अब वो बढ़ के 716 डेज हो गए हैं। तो बस हो गया इसमें में। तो अगर 2-3 साल ही चीज़ों में लगी जा दो दो ढाई ढाई साल लगी जा रहे हैं चीज़ों में, तो फिर कैसे चलेगा। उसके बाद है डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स डिलेज परसिस्ट अंडरमाइनिंग द कोर्ट्स इफेक्टिवनेस। देन लैक ऑफ डोमेन एक्सपर्टीज। तो अपॉइंटमेंट के भी इश्यूज हैं, जो मेंबर जो है वो ऑफन स्पेशलाइज्ड नॉलेज लैक करते हैं। तो जैसे अब जेट एयरवेज का केस है, उसने भी एक क्रिटिकल नीड हमारे को बताई कि है हमें डोमेन एक्सपर्टीज इन डिसीजन मेकिंग। ब्यूरोक्रेटिक एंड प्रोसीजरल फ्लॉज। तो नो इफेक्टिव अर्जेंट लिस्टिंग सिस्टम इन एनसीएलटीज, रजिस्ट्री स्टाफ while disproportionate control over case listings, growing disregard for Supreme Court orders threatens judicial integrity. Then inefficient procedural framework, mandatory hearing for all applicants. So unnecessary hearings even for progress reports leads to avoidable delays. Then limited use of alternative dispute resolution. Sparse adoption of mediation or other ADR methods adds strain to the system. Then proposed reforms for a robust insolvency system। तो करना क्या चाहिए, एक हाइब्रिड मॉडल अपनाना चाहिए जुडिशियल एक्सपीरियंस और डोमेन एक्सपर्टीज का। स्पेशलाइज्ड बेंचेस होने चाहिए फॉर डिफरेंट केस कैटेगरीज टू एनहांस एक्सपर्टीज एंड एफिशिएंसी। देन मैंडेटरी मीडिएशन बिफोर इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशंस reduces burdens on tribunals and promotes quicker resolution. Then infrastructure improvements, educate courtrooms, permanent qualified support staff होना चाहिए। कंक्लूजन यही है कि इंडिया की जो इंसॉल्वेंसी रिजीम है, इट मस्ट इवॉल्व बियॉन्ड डेट रेजोल्यूशन टू बिकम अ कैटलिस्ट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। सो नेक्स्ट टॉपिक वी सी इज रेडिकलिज्म एंड डेमोक्रेसी। इसमें क्या चीज़ है, रिसेंटली अभी डिस्कस किया जा रहा है कैसे हर जगह पे रेडिकल गवर्नमेंट्स ही बनी जा रही हैं, तो ये डेमोक्रेसी को कितना बड़ा थ्रेट है। देन वी सी द तालिबान टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान। तो 2021 में हमने देखा तालिबान ने अफगानिस्तान पे टेक ओवर किया। तो वहाँ पर क्या था, पहले 13 यूएस ट्रूप्स को किल किया गया वहाँ पे, फिर 7.1 बिलियन वर्थ जो यूएस की वेपनरी है वो भी वहाँ रह गई थी। तो ग्लोबल पावर जैसे कि यूएस, चाइना, रशिया और साथ में पाकिस्तान के साथ यही 4 जने मिलकर डिसीजन ले रहे थे तालिबान के लिए। इन्होंने इंडिया को बीच में पढ़ने ही नहीं दिया। तो वेस्ट ने जस्टिफाइड करा इस एंगेजमेंट को, क्लेमिंग कि इट वुड रिड्यूस टेररिज्म, कि अगर हम चलो उनके साथ अब मतलब बातचीत करने लग गए सारे जने तालिबान के साथ, सेइंग कि चलो उनको उन्होंने वो मान लिया कि हाँ ठीक है वही अफगानिस्तान के अब पावर में है, तो उन्होंने करा कि इससे टेररिज्म कम हो जाएगा, वुमेन और माइनॉरिटीज़ के राइट्स हम इम्प्रूव कर पाएंगे, फिर इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो पाएगी इससे।
but democracy wasn't prioritized from any of them. देन इंडिया का रोल बाई चांस जब अब एक्चुअल में रेजोल्यूशन पास होना था, तो तब उस समय इंडिया हेड कर रहा था यूएनएससी को। तो उसने इंश्योर किया, उन्होंने क्लॉज ऐड करवाया कि अफगान सॉइल वुडंट बी यूज फॉर टेररिज्म, तो इंसर्टेड रेफरेंसेस टू पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप्स ऑल्सो। देन बाय दिसंबर 2021 तो यूएनएससी ने अलाउ किया डोनर फंड्स टू गो डायरेक्टली टू द तालिबान। डिस्पाइट इनिशियल प्रोमिस, तालिबान ने फिर धीरे धीरे गर्ल्स की एजुकेशन डिनाई करी, इम्पोज करी रिस्ट्रिक्शंस वुमेन पे, रिफ्यूज़ किया इंक्लूसिव गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न पावर्स ने या ग्लोबल पावर्स ने इसमें इतना ध्यान नहीं दिया। देन सीरियाज क्राइसिस इन 2024, अबू मोहम्मद अल जुलानीज राइज। तो अब अलकायदा ने अब जैसे सीरिया पे भी टेक ओवर कर लिया 2024 में, तो फिर यूएस ने अपना $10 मिलियन की जो उन पे लगा रखी थी वो भी हटा दी। ग्लोबल रिएक्शन यही है कि वेस्टर्न पावर्स ने इसको भी तालिबान के उसमें देखा, तो अब जो भी बंदा मतलब पावर गेन करता जाए, चाहे वो टेररिस्ट ग्रुप हो चाहे कुछ हो, उसको मतलब ये मानने लग जाएंगे। तो इसी तरह ये अफ्रीका में भी अब जो सिमिलर टैक्टिक्स हो रहे हैं, ये उसको भी एक डेंजरस मैसेज आ रहा है कि चलो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स का क्या है, हम बस धक्के से पावर लें और डेमोक्रेसी वगैरह सब खत्म करो और रूल करो। देन बांग्लादेश टर्मोइल इन 2024, तो कोलैप्स ऑफ शेख हसीना's गवर्नमेंट। तो अभी जो वहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट आई है मोहम्मद यूनास ने, उन्होंने टेक ओवर कर लिया है, जिससे कि इस्लामिक रेडिकल ग्रुप्स को बेसिकली इनकरेज किया जा रहा है। तो इन्होंने क्या किया, बांग्लादेश माइनॉरिटी को और इंडियाज़ की सिक्योरिटी को इससे थ्रेट आ रहा है। अब ये क्या चीज़ है, जब ये लोग आते हैं ना, तो ये लोग क्या करते हैं, अब जैसे इधर रिसेंटली क्या हुआ था कि जो स्टूडेंट ग्रुप्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, और उसके बाद ये लोग क्या फ़ायदा लेते हैं कि माइनॉरिटीज़ वगैरह को फेवर नहीं करते हैं, मेजॉरिटी को फेवर करते हैं, जिसके कारण सारी जो जनता है वो इनके साथ हो जाती है, इस तरह ये पावर में आ जाते हैं। India's role and challenges: it must provide avoid being provoked by anti-India narratives, and we have to safeguard our bilateral relationships and preventing the resurgence of radicalism. Democracy fragility: people rejected radical ideologies in Bangladesh 2008 elections. However, recent events risk undergoing the progress made in the last 16 years. The larger picture, तो religious polarization हो रहा है, viewing events through a purely religious lens, इस्लामिक और हिंदुज्म इज काउंटर प्रोडक्टिव। देन एक्सट्रीमिस्ट पावर्स का क्या है कि वो सोसाइटी को ना पोलराइज मतलब तोड़ने की कोशिश करती हैं अपने गेन के लिए, कि मतलब जैसे अगर बांग्लादेश में इस्लाम ग्रुप सबसे ज़्यादा है, तो वो उसको ज़्यादा फेवर करेंगे ताकि अपने आप वो पावर में आ जाएं। इंडिया स्ट्रैटेजी: मस्ट प्रोटेक्ट बायलैटरल रिलेशनशिप्स while staying vigilant against threats. Then lessons from past support to Sheikh Hasina's government in 2009 during Bangladesh Rifles Revolt. Then hope for democracy. Despite the current crisis, the democratic experience of Bangladesh in 2008 and beyond will make it harder to revert to the radical regime. Conclusion यही है कि जो रेडिकल ग्रुप्स हैं, दे ऑफन गेन लेजिटिमेसी व्हेन दे सीज पावर। तो बस पावर जैसे ही उनके पास आती है, तो उनको यूजुअली मतलब लीगल घोषित कर दिया जाता है या सही घोषित कर दिया जाता है, जैसे कि स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान, सीरिया एंड बांग्लादेश इज क्रूशियल फॉर रीजनल एंड ग्लोबल पीस। इंडिया मस्ट स्टे proactive to counter extremism while maintaining strong diplomatic ties. Thank you so much.